अशरफ, जरा आप ये समझाएं कि अभी इंडिया ने जो है सीरिया से अपने लोगों को इवैक्यूएट किया, वहां से निकाला है, उसमें काफ़ी ज़ायरीन भी हैं, तो वहाँ जो श्राइन्स हैं जहाँ भारतीय मुसलमान बहुत जाते हैं, उनको लेकर के क्या खबर है, वहाँ सब ठीक ठाक है अभी? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 1 मिनट के लिए वाजे करूं कि देखिए, रेसिस्टेंस की जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है उसकी सप्लाई ज़रूर सीरिया के ये सत्ता पलट से ख़त्म हुई है, लेकिन रेसिस्टेंस ख़त्म नहीं हुआ है। रेसिस्टेंस आज भी अपनी जगह है। हिजबुल्लाह के पास मैं समझता हूँ कि वो ताकत है कि वो 10 साल तक इसराइल से उस तरह जंग कर सकता है जैसे पिछले 2 या 3 महीने में उसने जंग की है। हमास अभी भी उस तरह से ही ऑपरेट कर रहा है, उसकी क्षमता कम ज़रूर हुई है, लेकिन आज भी हमास और इसराइल के अंदर जंग ज़रूर है। फिर बहुत सारी फोर्सेस हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर कि जो अपने तरीके से पिछले 1 साल में जिस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया है ऐसे ही कर रही हैं। यमन है, यमन के अंसारुल्लाह है, ईरान भी, इराक के अंदर बहुत सारे अशदुल शाबी जैसे ग्रुप्स हैं, वो आज भी रेसिस्टेंस को इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। एक सप्लाई लाइन एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस की ज़रूर ख़त्म हुई है। एक लाइन सप्लाई ख़त्म होने से रेसिस्टेंस के ऊपर मैं समझता हूँ असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, मैं समझता हूँ शिया पर्सपेक्टिव और शिया नैरेटिव के हवाले से अगर बात करूँ तो वो ये कि वहाँ पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का जो श्राइन है उसको लेके बहुत ज़्यादा बेचैनी है शिया कम्युनिटी के अंदर या उन सभी लोगों के अंदर के जो उनसे अकीदत रखते हैं। इसका कोई भरोसा नहीं है कि जो अब मसा अभी तक जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं ये टेररिस्ट ग्रुप, इनकी आइडियोलॉजी जो सलफ़ी वहाबी आइडियोलॉजी है वो बेस इसी चीज़ के ऊपर है कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो घर वाले हैं उनके रोज़े, उनके श्राइन नहीं रहने चाहिए। वो जहाँ भी, इनकी अपनी एक हिस्ट्री है इस तरह के ग्रुप्स की कि वो जिस रोज़े पे भी पहुँचते हैं उनका टारगेट हमेशा सैयदा ज़ैनब के अंदर जो मौजूद है, बीबी ज़ैनब का रोज़ा, वही टारगेट रहा है। उन्होंने हमले भी किए हैं, तो ये खदशा अभी भी है, खदशा बना रहेगा और अभी बना है। और मैं समझता हूँ सीरिया आइंदा डिस्टेबल होता रहेगा और जितनी ज़्यादा वहाँ डिस्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये खतरात बढ़ते चले जाएंगे। चलिए जरा ऑडियंस से भी कुछ सवाल हम ले लेते हैं क्योंकि बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। भाई कोई सवाल आपके पास है तो जरा। मेरा नाम रजनी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ एंड उसके बाद हम इजराइल और फिलिस्तीन, फिर इजराइल और सीरिया, इन सब के वॉर हो रहे हैं, तो ये क्या वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकते हैं और इसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है? बस क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ना है? सोहराब साहब आप बताइए। नहीं, वर्ल्ड वॉर थर्ड का कोई पॉसिबिलिटी एटलीस्ट कम से कम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है। अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड होगा भी, जिसको इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने कहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वो एशिया में होगा, तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी बनती भी है तो वो एशिया एंड अफ्रीका में होगा, नॉर्थ अफ्रीका में होगा और एशिया में होगा, अरब वर्ल्ड में होगा। ठीक है। कोई और सवाल? नाम बताइए जल्दी से और सवाल। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैम, मेरा सवाल आपसे है कि जब ट्रंप के बारे में आपने बताया कि वो इजराइल को कम कर देंगे वॉर में, लड़ाई से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने जब रैली निकाली थी अपनी पॉलिटिकल रैली, तो उसमें उन्होंने बोला था कि इजराइल को वो खुली छूट दे देंगे ताकि वो लड़ाई लड़े। नहीं, देखिए, वो जो उन्होंने तब कहा था रैली में, बातें बहुत की जाती है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो उसी पे अमल करेंगे। अब हमें वेट करना है, वॉच करना है। जहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था कि रैली में तो कह दिया होगा, लेकिन जो एक इजराइल को वार्निंग भी दी थी कि इतनी हद तक वो और आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है। कमर साहब, एक बात बड़ी हो रही है हिंदुस्तान में कि भाई जहां मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क में आपस ही में लड़ रहे हैं, आपस ही में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। हिंदुस्तान में तो चलिए गैर मुसलमान और मुसलमान के मामले, मंदिर मस्जिद के मामले, सीरिया है या दूसरे और तमाम जो मुल्क हैं वहाँ पर मुसलमान आपस ही में लड़ रहे हैं, यानी जहाँ होते हैं मुसलमान वो एक दूसरे का खून बहाते हैं। असल में जिस तरह की पॉलिसीज़ इन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की हैं, अप्लाई की है, उसकी वजह से बहुत टेंशन है। और एक चीज़ और भी है कि ये पूरा जो खित्ता है अरब देश, इसके पास तेल सबसे ज़्यादा और यही इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इसकी वजह से बेइंतहा फॉरेन इंटरवेंशन है, वीक डिपेंडेंट स्टेट्स हैं। जो स्टेट अमेरिकन पॉलिसी को
से के खिलाफ होती है उसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगा देते हैं। सैंक्शंस के बाद अगर वो कमज़ोर करते हैं फिर रिजीम चेंज की पॉलिसी आ जाती है। उसके चलते हुए हम ज़्यादातर देश को देख रहे हैं कि इकनॉमिकली कोलैप्स हो रहे हैं। इराक सद्दाम हुसैन के पीरियड में बिल्कुल वर्चुअली कोलैप्स हो चुका था तेल होने के बावजूद। फिर उसके अलावा हमने देखा जिस तरीके से सीरिया में भी हुआ, इतना ज़्यादा इंटरवेंशन था जिसकी कोई इंतहा नहीं, इजराइल का ख़ास तौर से। तो ये उसके बाद फिर ये बढ़ जाते हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं, रीजन बढ़ जाता है। लीबिया के अंदर अच्छा खासा लीबिया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गद्दाफी एक डिक्टेटर थे, सभी जगह डिक्टेटर थे, पूरे अरब देश में कहीं भी आपको। उस तरफ तो चलिए पेट्रोल है, बांग्लादेश में क्या हो गया? बांग्लादेश में भी वही हुआ, बाहर से आउटसाइड इंटरफियरेंस है, पाकिस्तान लेके आया। लेकिन पेट्रोल तो नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान ने ट्रेन किया इन लोगों को, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया गया। लेकिन एक बात बता दूं, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो काफ़ी सेकुलर है, लिबरल है, सूफीज़म से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। वो वहाँ पे बाद में, अभी उसके पास लीडर लेस है लेकिन जल्दी ही वो इन लोगों से लड़ाई भी लड़ेगा। और लीबिया में भी यही है, सीरिया में भी यही है। सीरिया में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो असद को तो चाहता था कि चले जाए, इसलिए कि असद बिल्कुल फेल हो गए थे आखिर में आके, मगर वो ये नहीं चाहता था कि अल नुसरा या अलकायदा जैसी हुकूमत इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जिसकी वजह से 15 साल के करीब असद बैठे रहे। तो अब एक फाइनल कमेंट नीलोफर जी आपसे शुरू करते हैं, एक मिनट। आप ही के पॉइंट पे कहूंगी कि हाँ, मुसलमान को मारा या धर्म। देखिए जो हाल 20 साल पहले था यहाँ हिंदुस्तान में, तब लोग डरते थे एक भी कम्युनल राइट की खबर भी छापने में। अब ऐसा नहीं हो रहा है, और अगर सभी एक दूसरे को मार रहे होते तो कोई बचता ही नहीं। एक तो 50,000 से ज्यादा लोग फलस्तीन में मारे जा चुके हैं। लेबनान में बहुत सारे लोग जाने गए। यहाँ अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे बंदूक लेके न जाने कितने लोगों को मार रहे हैं। उसको वो लोग टेररिस्ट नहीं कहते हैं। उसको हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मीडिया कब किस न्यूज़ को कितना ज़्यादा फैलाता है। अब यहाँ पे अगर एक आदमी भी बंदूक उठा लेगा, ये जरूर है, अगर वो मुसलमान रहेगा उसको आतंकवादी समझा जाएगा, हिंदू रहेगा आतंकवादी नहीं कहेंगे। ये किस नजरिए से आप किस खबर ये कैसे और क्यों हो गया? ये एक जहनियत है जो बदलने की जरूरत। बंदूक क्यों कोई उठाए खामखा के लिए? वो एक बच्चा अमेरिका में भी क्यों उठा के किसी का कत्ल करे? और यहाँ पे भी लोगों में सेकुलरिज्म, आई थिंक जितनी सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में वो शायद दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक भी हंगामा होता है, दूसरे वाले बाहर की कंट्रीज इसको नेगेटिव कम्युनल टेररिस्ट अप्रोच देते हैं। तो और अपने वाली घटना को नहीं बताते हैं। हाँ, अच्छी चीजों को नहीं बताते। इतने लोग बचे हुए हैं यहाँ पे, अगर सब एक दूसरे को मारते रहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं सब मारे जा रहे हैं, रहता कौन यहाँ पे? ठीक। सोहराब साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, बहुत छोटा सा। देखिए, मैडम ने इनडायरेक्टली बता दिया बड़ी वाज़ेह तौर पे कि फ्रेमिंग कैसी की जाती है किसी न्यूज को, किसी चीज को। पॉलिटिक्स बिहाइंड फ्रेमिंग क्या है उसको देखिए। और ये जो फ्रेमिंग की आज की दौर में है, किस तरह से इस्लाम को ही सोर्स ऑफ टेररिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर किया गया, जबकि मैं मानता हूं कि जो टेररिज्म है या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है वो इंसानी इंटरेक्शंस, पॉलिटिक्स का नतीजा होता है, कोई धर्म डायरेक्ट सोर्स नहीं है यहाँ पे। किसी भी टेररिज्म का। मैं इस्लाम खुद अपने आप में टेररिज्म का या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स नहीं है, जैसे और रिलीजन नहीं है।